हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। हर रोज़ आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है। अपना जो टॉपिक नहीं आता उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। और ये देखिए, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ। इसकी जो क्वेश्चन है ये इनकी व्याख्या मतलब ध्यान से देखनी है और क्वेश्चन भी हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मीथेन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लैंडफिल से मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप हिरण, शेर, पादप मेंढक, सांप, पादप खरपतवार, मछली। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पादप हिरण, शेर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पादप हिरण, शेर यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। कौन? जीवाणु, मृतजीवी, परजीवी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जीवाणु, मृतजीवी और परजीवी, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृत जीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। सौर तेल, पवन चक्कियां, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आहार जाल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक
प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति का रिक्त स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 5%, 2%, 1%। तो इसका आंसर होगा 1%। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? अमृता देवी बिश्नोई को, मैदा पाटेकर को, सुंदरलाल बहुगुणा को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण में संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ 1975 उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोरा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रिक्त स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन? आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्वपोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा द्वितीयक स्तर पर, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता मेंढक तथा तृतीयक स्तर पर सांप शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? देखिए, स्वपोषी कुछ जीवाणु जंतु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्वपोषी जीव पौधों, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी के तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फास्फोरस चक्र, ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी के तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटी अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती है,
तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बागवानी के अंतर्गत फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम आदि की खेती की जाती है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन की खेती को सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर और फलों का उत्पादन करना तो पोमीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं अमन, अगहनी और आउस। अमन, शाले और अगहनी, तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उत्तरी भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली तथा अगहनी। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि हैं। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक इन्हें काटा जाता है। भारत में खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना आदि। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती है। इस मौसम की प्रमुख फसलें चावल, कपास, जूट और ज्वार, बाजरा आदि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि सूखी सहिष्णु फसल कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं जहां अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज माने जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्न है। मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सोल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है कितना? 30%, 27%, 40%। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 30%। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और जमुना जैसी महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत का सबसे शुष्क स्थान है लेह
बीकानेर, जैसलमेर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यह न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? पश्चिमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी में पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आती हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मालाबार, कोरोमंडल, कोकण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।